अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर स्वीट लिसनर्स, कहिए जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे किस्त नंबर 16। इस वक्त रंगो नूर की बरसात थी जो सिर्फ दिल की आंख देख सकती थी। खुशी का वो आलम के पांव रखे कहीं तो पड़े कहीं। आसमानी रंग की नेट की पूरी आस्तीनों की फ्राक जिसके नीचे स्याह चमकदार कपड़े की लाइनिंग थी। आसमानी नेट का ही बड़ा सा दुपट्टा, स्याह चूड़ीदार पाजामा। ये ड्रेस वो कुछ दिन पहले ही लाई थी अपनी बर्थडे पर पहनने के लिए। यूं ही गुजरते हुए भाग गया था, इतना कि कई बार मुड़ मुड़ कर देखा फिर खरीद ही लिया। उस वक्त गुमान तक नहीं हो सकता था कि वो इस लिबास को अपनी ज़िंदगी के यादगार तरीन मौका पर इस्तेमाल करेगी। तब ये हाल होगा कि किसी आने वाले के इंतज़ार का एक एक पल सदी बराबर लगेगा। बेकरारी ऐसी हो कि आने वाले को देर हो रही हो तो ज़मीन सिमटने की दुआ करे और खुद ही पहुंच जाए। ऐसी तड़प, वो बेकरारी जब रूह में सनसनाहट दौड़ती है। दिमाग एक पैगाम वसूल करने के अलावा तमाम पैगामात वसूल करने से माजरत कर लेता है। सारा अकली निज़ाम लिंक डाउन हो जाता है। वो ब्रश हाथ में लिए हाँपती हुई जीना फलांगती शमसा के पास ऊपर पहुंची थी। फूफो, आप ऑनियन स्टाइल जूड़ा बहुत अच्छा बना लेती हैं, जल्दी से बना दें। उसने ये देखे जाने बगैर कि शमसा की क्या मसरूफियात हैं अंदर दाखिल होते ही बोलना शुरू कर दिया था। वासिफ़ा भी गीले बाल तौलिए से रगड़ता बालकनी तक ही पहुंचा था। फरी की जोशीली आवाज़ सुनकर पलटा और दरवाजे के फ्रेम में आ खड़ा हुआ। फरी का मुकम्मल मशरकी रूप और जगमगाती आंखें, चमकता चेहरा देखकर एक सानिया को तो जैसे ठिठक कर रह गया था। फरी भी गैर मतवक्का तौर पर उसे सामने पाकर गड़बड़ा गई थी, क्योंकि वो तो काफ़ी दिनों से लेट नाइट ही घर आता था। मेरी माँ ने कोई सैलून नहीं खोला हुआ है। शेम ऑन। वासिफ के कंधों पर गीला तौलिया था। उसने एक तरफ से थोड़ा सा तौलिया हटाकर अपना ज़ख्मी बाजू उसके सामने किया, जिस पर अभी तक पट्टी बंधी थी। ये ज़ख्म मेरी माँ के दिल पर लगा है जिससे तुम हेयर स्टाइल बनवाने आई हो। निकलो इधर से, जा रहे हैं हम तुम्हारे इस सरकारी बंगले से। वह दबी आवाज़ में फुनकारा था और शमसा तस्बीह समेत अपने कमरे से निकल आई थी। हवास भागता होलती सहमी हुई। लम्हाती तासुर के तहत वासिफ का ज़ख्मी बाजू देखकर वाकई फरी की बोलती बंद हो गई थी, मगर शमसा को सामने पाकर सारी तवानाइयाँ लौट आईं। बंद करो ड्रामा, अभी तक तुम्हारा ज़ख्म ठीक ही नहीं हुआ। फूफो को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। फरी ने भी खून आलूद नज़रों से वासिफ की तरफ घूरा था। तुम्हारे अंदर इतना जहर है, बल्कि ये कहना चाहिए कि तुम इतनी जहरीली हो कि मेरा बाजू अभी तक जहर से पाक नहीं हुआ। बस कर दो, ख़त्म भी करो इस किस्से को। शमसा ने वासिफ की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़ दिए, फिर फरी की तरफ मतवज्जा हुई। तुम मेरे कमरे में आ जाओ। कहाँ जा रही हो? बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है। उन्होंने गोया फूंके मारकर धुआं उड़ाने की कोशिश की ताकि वासिफ अपने काम से लगे। अंसर आ रहे हैं ना चाहते हुए भी फरी ने वासिफ की तरफ देखा, जो अब वापस बालकनी में तौलिया लटकाने जा रहा था। अंसर? शमसा को उलझन में घिरे जहन ने फौरी कुछ ना सुझाया। फूफो, अंसर जिनके साथ मेरा निकाह हो रहा है, वो निकाह के लिए ही आए हैं US से। दरअसल वो मेरे लिए शॉपिंग करने पहले दुबई चले गए थे, अब दुबई से यहाँ आ रहे हैं। फरी एक एक लफ्ज़ तोल तोल कर यूँ बोल रही थी गोया सुनार सोना तोल रहा हो कि एक ज़रा इधर से उधर ना हो जाए। ये वासिफ की जान चलाने की एक शऊरी कोशिश थी जो खासी कामयाब भी थी, क्योंकि वासिफ को दूर उफ़क़ पर डूबते सूरज की सुर्खी यूँ दिखाई पड़ रही थी गोया उफ़क़ पर शोले भड़क उठे हों। एक किनारे से दूसरे किनारे तक बस शोले ही शोले। या तो सूरज ज़मीन से आ मिला या ज़मीन सूरज में जा पड़ी। आमिर आज बहुत बिजी रहा, वरना हम शाम को फ़ोन करके आ जाते। अर्शला के कान से सेल फ़ोन लगा था। वो जैन के रूम में जाने के लिए चमचम करती लकड़ी की रेलिंग थामकर आहिस्ता आहिस्ता जीना चढ़ रही थी और टूटू की बात सुन रही थी। आज तो रहने दो टूटू, ऐसी कोई इमरजेंसी तो नहीं है, उन्होंने आगे बढ़ते हुए तजब्जब की कैफियत में कहा था। आज क्या है, रही इमरजेंसी वाली बात तो तुम ऑलरेडी लेट हो चुकी हो। टूटू का मूड ख़राब होने लगा। बरसों से वो अर्शला को उंगली पकड़कर चला रही थी। वैसे ही तबीयत डल सी हो रही है, ज़हन को इस तरफ मोल्ड करना मुश्किल होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब अर्शला को जैन के बेडरूम का बंद दरवाज़ा नज़र आने लगा था। 2-3 कदम उठाने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर थी। मुझे नहीं पता, मैं आंटी को फ़ोन करती हूँ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। एक तरफ से टूटू ने अर्शला को धमकी दी थी जो कारगर साबित हुई। माम का तसव्वुर करते ही दिमाग के तमाम सोए हुए खुलियात मुतहरिक हो गए। नहीं मम्मी को फ़ोन मत करना प्लीज़, वो रेस्टलेस हो जाएंगी। फौरी मेरी वार्डरोब खोलकर मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करने खड़ी हो जाएंगी। वैसे ही थोड़ी देर पहले मैंने उनका मूड ख़राब कर दिया था। बहुत ऑफ मूड में चाय पीकर अपने रूम में गई हैं। अब वो जैन के बेडरूम के सामने पहुंच चुकी थी। तुम्हें तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता।
माशाल्लाह आंटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड एंड ब्रेव। वो तो मैं बाद में पूछ लूँगी कि तुमने किस वजह से आंटी का मूड ख़राब किया था। फ़िलहाल तो तुम्हें ये बताकर फ़ोन बंद कर रही हूँ कि मैं आमिर के साथ 8 साढ़े 8 तक पहुँच जाऊँगी। अच्छा सा तैयार होना। प्लीज़ टूटू मेरी बात तो सुनो। अर्शिला ने टूटू को फ़ोन बंद करने से रोका। रात का मतलब है कि हम डिनर पर साथ होंगे। अर्शिला के नाजुक एसाब आगे की तैयारी के ख्याल से बोझल होने लगे। जाहिर है जो बना होगा साथ बैठकर खा लेंगे। पूरे 3 घंटे हैं। इतना अच्छा कुक तुम्हें दिया है, 3 घंटे में 50 बंदों के लिए खाना तैयार कर सकता है। टूटू ने अब उजलत के अंदाज में जवाब दिया था। साथ ही उसे कोई अगला काम याद आ गया था। लेकिन तुम आज की मीटिंग में फ़ौरन शादी की बात करने ना बैठ जाना। मैं आमिर से मिलने के बाद सोचने के लिए टाइम लूँगी। मैं नहीं चाहती कि फ़ौरन के फ़ौरन उन्हें खुशफहमी में मुब्तला कर दूँ। मेरी पहली शादी का फ़ैसला मम्मी ने किया था, लेकिन अब ये टोटली मेरा फ़ैसला होगा। अर्शिला ने जवाब देते हुए दरवाजे पर दस्तक भी दी थी। हैरत अंगेज़ तौर पर दरवाज़ा एक पल में खुला था, गोया ज़ैन दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर ही मुंतज़िर खड़ा था। अर्शिला एकदम गड़बड़ा गई थी। ओके टूटू, टेक केयर। उन्होंने जवाब सुने बगैर उजलत के अंदाज में राब्ता मुनक़ता कर दिया था। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी कि टूटू की कॉल आ गई। रात को हमारे साथ डिनर पर होगी। ज़ैन बहुत उलझा हुआ नज़र आ रहा था और खाली खाली नज़रों से अर्शिला की तरफ देख रहा था। अर्शिला ने उसका बाजू थामकर गले से लगा लिया। तुम लाइफ को अभी से इतना सीरियस ना बनाओ। ये तो लाइफ एंजॉय करने, हायर स्टडीज़ के टारगेट अचीव करने का टाइम है। मैं तो तुम्हें सीए कराना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा अपना बिजनेस सेटअप हो, जहाँ सारे फैसले तुम्हारे होंगे। मैं तो बस नाम की ही चेयरपर्सन होंगी। बस तुम्हारी कामयाबियों को सेलिब्रेट किया करूँगी। ज़ैन ने बड़ी बेदिली और बेरुखी से खुद को अर्शिला से अलग कर लिया और सर झुकाकर बेड की तरफ बढ़ा और सेल उठाकर टाइप करने लगा। अर्शिला के सेल पर मैसेज अलर्ट की बीप सुनाई थी। ज़ैन ने उसे मैसेज में लिखा था, मैं बच्चा नहीं हूँ और ना ही बेवकूफ़ हूँ। मैं एक ख़ानदानी ज़िंदगी का ख्वाब देखता हूँ। मेरा शरीक सफ़र, मेरे बच्चे। अगर ये सब मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मुझे ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहिए। अर्शिला ने चौंक कर ज़ैन की तरफ देखा। वो फिर कुछ टाइप कर रहा था और मैसेज अर्शिला के लिए ही था। अर्शिला के सेल की स्क्रीन रोशन हुई। मैं पहले से ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। बराए मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ दें। अर्शिला तड़प कर रह गई और आगे बढ़कर उसे शानों से थाम लिया। ये प्रॉब्लम बाई बर्थ नहीं है। डॉक्टर को 100% उम्मीद है कि तुम 1 महीने के अंदर अंदर फिर से बोलने लगोगे। सारा सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर हो जाएगा इंशाल्लाह। अर्शिला ने ममता से चूर लहजे में बोलते हुए ज़ैन की पेशानी चूम ली। ओके तुम रेस्ट करो, चाहो तो अपने क्लास फेलोज़ को बुला लो, मैं उनके लिए कुछ बनवा लूँगी। अर्शिला ने मोहब्बत पाश नज़रों से ज़ैन की आंखों में झांकने की कोशिश की। वो डर के मारे फरी को मौजू नहीं बना रही थी कि ज़ैन मज़ीद बोझल ना हो जाए। यही गनीमत था कि उसने खुद से फरी की कोई बात ही शुरू नहीं की थी, मगर वो कुछ देर पहले शायद इतना मायूस, दिल बर्दाश्ता, चिड़चिड़ा नज़र नहीं आया था जितना इस वक्त नज़र आ रहा था। चेहरे पर इतनी मायूसी और दिल गिरफ्तगी थी कि जैसे गोया परदेश में आकर रास्ते में लुट जाने वाला मुसाफिर अर्शिला के मुकाबिल खड़ा हो। अर्शिला तो फरी के हवाले से उसे समझाने बुझाने आई थी, मगर जब ज़ैन ही इस मौजू पर खामोश था तो वह हवाई फायर क्यों करती। वो यूँ पलट आई जैसे कोई जान बचा कर भागता है। ये अलग बात के जीना उतरते हुए उन्हें अपनी पुश्त पर एक नादीदा सा बोझ महसूस हो रहा था। ऐसा बोझ जिसे पुश्त दोहरी हुई जाती हो। टूटू ने अलर्ट ना किया होता तो शायद वो सर मुँह लपेट कर सोने की कोशिश करती। स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस अंसर एक नए रूप में सामने आया था। चाहने और चाहे जाने के अमल में ऐसा ही होता है। हमा वक्त महबूब की आंखें ताक़ुब करती महसूस होती हैं। आईना देखने के अमल में भी यही 2 आंखें फैसला कुन राय देती हैं। खुद को महबूब की निगाह से देखने का तजर्बा बहुत निशात अंगेज़ होता है। अंसर भी रूप बदल कर सामने आया था कि फरी उसका मशरक़ी पहनावा देख कर कितनी हैरान और खुश होगी। उसकी बेसाख्तगी और बरजस्तगी फिर लाइके दीद होगी और वो कितनी खूबसूरत नज़र आएगी। एहसास ज़िंदगी के हकीकी लुत्फ़ से रोशनास करा रहे थे और फरी वाकई उसका ये रूप देखकर दम्बा खुद रह गई थी। निखरा निखरा खुशबाश आने वाले खुशियों भरे लम्हात का एहसास सुर्ख और सफ़ेद रंगत को नूरानी सा अक्स दे रहा था। सारा, सालार साहब और फरी घर के दाखिली हिस्से में दोनों बाप बेटे को खुशामदीद कहने के लिए मौजूद थे। नईम कुरैशी ने कुछ खाने पीने की सौगात सारा को पेश की और अंसर ने एक बड़ा सा ताज़ा फूलों का गुलदस्ता फरी को थमाया, जिसमें बेहतरीन नस्ल के खुशबूदार फूल आरास्ता थे, जिनकी महक से माहौल पुरफसूं हो चला था। फरी ने झुककर फूलों को सूंघा। औसम, कितना शानदार बुके है पापा। हम लोग जो फ्लावर्स लेते रहते हैं उनमें तो इतनी खुशबू नहीं होती, हालांकि फ़्रेश ही होते हैं। फरी ने अपनी फितरी बेसाख्तगी का मुजाहरा किया था। माहौल में मिले जुले कह कहे उभरे थे, अलबत्ता सारा कदले खजल सी भी नज़र आई थी और खजालत को हल्की सी हंसी के पर्दे में छुपा लिया था। बेटा, ये फ्लावर्स बड़ी स्पेशल जगह से मंगवाए गए हैं। नईम कुरैशी ने बेपाया मुसरत के साथ फरी के सर पर शफकत से हाथ रखा। क्या जन्नत से मंगाए हैं अंकल?
फरी कब बाज रहने वाली थी। एक मरतबा फिर माहौल कहकहों से गूंज उठा। बेहिसाब व बेपाया खुशियों के लम्हात में किसी की तवज्जो बाइक की तरफ जाते वासिफ पर नहीं पड़ी, जो हाल ही में खरीदे हुए महंगे मलबूस में अपनी पसंदीदा खुशबू लगाए बाइक में चाबी लगा रहा था और वो पांचों कहकहे लगाते अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। उसने दाखिली दरवाजे की तरफ देखते हुए बाइक को किक लगाई। आसमानी जाली का बड़ा सा आंचल 400 लहरा रहा था। बहुत अच्छे से टेस्ट किए जा रहे हैं हम। इस बहाने ये तो पता चला कि बहुत हौसला है, इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। ज़िंदगी बाकी है तो बहुत कुछ जानना देखना भी बाकी है। गार्ड ने बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ पर मामूल के अंदाज में गेट वाह कर दिया था। तुम अपनी तैयारी करो, डिनर पर क्या होना चाहिए मैं देख लूँगी। कुक को मेन्यू बता दूँगी और कह दूँगी 9 बजे खाना लगा दे। तुम क्यों इतनी कन्फ्यूज़्ड हो रही हो? जाओ जाकर शावर लो। समीना तो यूँ नज़र आ रही थी गोया उन्होंने ज़िंदगी भर सेहत का कोई मसला ही नहीं देखा। टूटू के फ़ोन का सुनते ही रगों पैर में बिजलियाँ दौड़ने लगी थीं। बरसों से बेटी का गिला सुन रही थी कि आपने मेरी शादी का फ़ैसला क्यों किया था। मुझे तो कोई अकल समझ नहीं थी। मेरी एजुकेशन तो मुकम्मल होने देती। आपने मिस सिलेक्शन किया था, आपने सिर्फ उसकी लुक्स देखी थी, आपने ये किया, आपने वो किया, वगैरह वगैरह। लाशऊरी तौर पर एक एहसास जुर्म उनकी रूह में पंजे गाड़ चुका था। जिस तरह मरीज़ शिफा याबी के लिए बेताब होता है, वो भी इस एहसास जुर्म के अफरीद से निजात चाहती थी। दिल की गहराइयों से अर्शिला को ख़ानदानी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होता हुआ देखना चाहती थी। देखो इमरान के सामने, मम्मी आमिर नाम है उनका। अर्शिला कमरे से निकलते निकलते पलटी और माँ को दरमियान में टोक दिया। ओह यस, गुड नेम। समीना गलत नाम लेने पर कदरे खज्जल नजर आईं। अर्शिला ने बड़ी अदा से माँ की तरफ देखा, जैसे कुछ जता रही हो। आपको तो उसका नाम भी वेरी गुड लगा था। उसने सोचा ज़रूर मगर बोली नहीं। खामोशी से बाहर निकल गई और आहिस्तगी से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। समीना उठकर वार्डरोब तक गई और पट खोलकर अपने लिए कोई बहुत मुनफरिद और कीमती साड़ी मुंतखब करने लगी। अल्लाह करे बात बन जाए कि अपने पार्टनर के साथ हंसती खेलती नजर आए। दुआ करते करते साड़ियाँ भी उलट पलट करती जा रही थीं। हल्के सुरमई कलर की सिल्क की साड़ी जिस पर कॉपर के रंग की बूटियाँ पड़ी हुई थीं और गहरे सुरमई कलर का बॉर्डर था। ये बहुत महंगी साड़ी थी जो उन्होंने दुबई के एक महंगे तरीन मॉल से ख़रीदी थी और 20 साल पहले एक न्यू ईयर डिनर में पहनी थी, जो आज दूसरी मरतबा इस्तेमाल होने जा रही थी। लड़की देखने वाले अगर समझदार हों तो लड़की से ज़्यादा उसकी माँ को गौर से देखते हैं। अपनी माँ की कुछ ताकीदें नसीहतें आज भी उनके पल्लू से बंधी रहती थी। टूटू ने इतनी तारीफ़ें की हैं, कुछ तो होगा ना, वो सोच रही थी। चारों तरफ उम्मीद के दिए जगमगा रहे थे। चढ़ता चांद, यू मीन राइजिंग मून? अंसर ने बड़ी सादगी और हैरानी से पलकें झपकाकर सारा की तरफ देखा। जी बेटा, अपने बड़ों से सुना है खुशी की तकरीब के लिए चांद की शुरू की तारीखें अच्छी होती हैं। आंटी, क्या आपके एल्डर्स एस्ट्रोलॉजर्स थे? अंसर के सवाल में इतनी बेसाख्तगी थी कि नईम कुरैशी और सालार साहब कहकहा लगाए बगैर ना रह सके। फरी को माँ की बातें दकियानूसी लग रही थी। वो खासी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मॉडर्न दुनिया का बासी माँ के बारे में क्या सोचेगा, कहीं शादी के बाद उसका मजाक ना बनाए। नहीं बेटा, एस्ट्रोलॉजी का इससे कोई लेना देना नहीं। पुराने लोगों के अपने तजर्बात थे, बस यही कह सकते हैं। भाभी आप बताइए, जो डेट आप बताएंगी उसी दिन निकाह होगा। नईम कुरैशी ने सारा को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। कम ऑन सारा, छोड़ो ये चांद सूरज की बातें। बस ये सोचो कि दूर के मुसाफिर अपने काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं, इनकी सहूलत देखो। सालार साहब ने कोफ्त छुपाकर कदरे नरमी से सारा को टोका। आप तो बस रहने दें, जब नईम भाई को मसला नहीं तो आप क्यों नंबर बना रहे हैं? आज से पहले शायद सारा को भी ये इदराक नहीं था कि वो दीगर माओं की तरह अच्छी खासी वहमी है। फरी अपने सेल पर उंगलियां चलाते चलाते फ़ौरन बोली, अंसर हम लोग परसों निकाह कर लें। मैंने मून की डेट चेक कर ली है ताकि मामा ओवर थिंकिंग से बच जाएं। फरी ने इतनी सादगी से बराह रास्त अंसर को मुखातिब किया था कि सारा पर तो घड़ों पानी पड़ गया, मगर नईम कुरैशी और सालार साहब बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। बेटा, आप दोनों कोर्ट मैरिज करने नहीं जा रहे, आपके बड़े आप दोनों को अच्छे से बांध रहे हैं। नईम कुरैशी तो फरी की सादगी पर गोया लोट पोट हो रहे थे। अंसर ने अपने तासरात छुपाने के लिए निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। फरी हैरत से टुकर टुकर देख रही थी। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? उसने सारा की तरफ फिक्रमंदी से देखा, क्योंकि गलत बोलने पर क्लास तो माँ ही ने लेना थी। नहीं बेटा, कोई गलत बात नहीं की। परसों निकाह कर लेते हैं, अच्छी बात है। आपने तो मसला ही हल कर दिया। नईम कुरैशी ने बराबर में बैठी फरी के सर पर शफकत से हाथ फेरा। अंसर सारा के साथ था। नईम कुरैशी के दाएं बाएं फरी और सालार साहब बैठे थे। नईम भाई प्लीज़ आप अपनी बात कीजिए, ये तो बस ऐसे ही। सारा जज्बस हो रही थी। कोई बात नहीं भाभी, कोई मसला नहीं, बल्कि मैं तो अभी फरी के ज़िम्मे एक और काम लगा रहा हूँ। नईम कुरैशी की बात पर सब उनकी तरफ उलझन भरी नज़रों से देखने लगे थे। निकाह के बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे ही तमाम प्रोसेस मुकम्मल हुआ,
फ़ौरन हमें रुखसती की डेट निकाल कर देना। नईम कुरैशी ने बहुत शफ़क़त भरी निगाहों से फ़री की तरफ देखा। डोंट वरी, ये काम तो। फ़री बस कर जाओ, सारा को मजबूरन टोकना पड़ा। आंटी आप इसको ना टोका करें, ये तो इसकी पर्सनैलिटी है। अंसर ने फ़ौरन फ़री को शर्मिंदा होने से बचा लिया था। डन हो गया, 20-25 लोगों को आवारी में डिनर पर इनवाइट करते हैं और इनका निकाह पढ़वा देते हैं। आवारी में अंकल, मैं तो। फ़री ने कुछ कहना चाहा। सारा ने फ़ौरन आगे झुककर सालार साहब के हाथ से खाली ग्लास लिया और खड़ी होकर बोली, मैं खाना लगवा रही हूँ, बाकी बातें खाने की टेबल पर। उनकी मुदाखलत एक इशारा थी। फ़री ने खुद ही अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी और चोरी चोरी माँ की तरफ देखा था। अंसर और नईम कुरैशी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। समीना, टूटू और टूटू का कज़न आमिर ड्राइंग रूम में अर्शिला का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि टूटू ने मैसेज भी किया था कि अर्शिला तैयार होकर उन्हें वेलकम करे, मगर अर्शिला बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। मुसलसल 2 हिस्सों में मुनक़सिम थी। आधा जहन ज़ैन की तरफ और आधा आमिर की तरफ था। आमिर ने कई मरतबा रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाकर टूटू की तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। समीना भी कोफ्त के आलम में बार बार अपनी साड़ी का आंचल संभाल रही थी। आमिर पहले ही नज़र में काबिल कबूल लगा था। 3 पीस स्याह रंग का सूट, स्याह सुर्ख चेक की टाई, कोट की ऊपरी जेब में अटका सुर्ख रुमाल, जो सिर्फ इतना नज़र आ रहा था कि गोया उफ़क़ से तुलू होता हुआ नया सूरज। टाई पिन के डायमंड ड्राइंग रूम की फानूस की रोशनियों में इस तरह मुनकिस हो रहे थे कि आंखें खैरा हुई जाती थीं। 50-55 का सन था। कनपटियाँ सफ़ेद और बाल गरे थे। इसका साफ मतलब था कि वो बाल रंगने के तकल्लुफ़ात से मुबर्रा है। गंदमी रंगत जो कभी सांवली रही होगी, लेकिन पुरताइश ज़िंदगी ने ऐसी चमक दमक अता की थी कि चेहरा अच्छी खुराक और खुशहाली का आईना बन चुका था। मैं देखती हूँ ये कर क्या रही है। उजलत पसंद टूटू अब मज़ीद इंतज़ार ना कर सकी और एक झटके से तनतनाती हुई उठ खड़ी हुई, मगर एक कदम भी नहीं उठाया था कि अर्शिला अंदर दाखिल हुई। बेबी पिंक या प्याजी रंग के लॉन्ग ड्रेस में मलबूस दुपट्टे के बगैर, तराशीदा बालों की सादा सी पोनी बनाए, बाल समेटने की वजह से चेहरा बहुत नुमाया था। स्किन पॉलिश से दमकता चेहरा, प्याजी चमकदार लिपस्टिक, मस्कारे से बोझल पलकें, मगर आंखों में सुरमा काजल नाम की कोई लकीर नहीं थी। वह इस वक्त यूरोप के किसी मॉल में शोकेस में सजी गुड़िया की तरह नज़र आ रही थी। 40-42 साल की पुख्ता उम्र औरत होने के बावजूद 28-30 साल की गैर शादीशुदा लड़की महसूस हो रही थी। यही वजह थी कि आमिर एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया था, क्योंकि वो तो टूटू के कराए गए तारुफ के तनाज़र में अर्शिला का तसव्वुर बनाकर बैठा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अर्शिला ने अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए अपनी जानलेवा मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। अर्शिला की तैयारी और ज़ाहिरी हालत देखकर समीना ने गोया सुख की सांस ली थी और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में आमिर की तरफ देखा, गोया कह रही हो कि मोहतरम, तुम्हारी लॉटरी निकलने जा रही है। आमिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अर्शिला की तरफ कदरे झुककर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। अब अर्शिला ने हाथ थामने से पहले हाथ बढ़ाने वाले की तरफ गौर से देखा था। समीना और टूटू ये दिलफरेब नज़ारा बहुत दिलचस्पी से देख रही थी। अर्शिला ने आमिर के हाथ में अपना हाथ दिया। उसने देखा अर्शिला ने स्किन कलर दस्ताने पहने हुए थे। हालांकि कोविड का तूफ़ान गुजर चुका था। टूटू ने भी ख़ास तौर पर यह बात नोट की थी, क्योंकि उसने तो सर्दियों में भी अर्शिला को दस्ताने पहने हुए नहीं देखा था। आमिर को हाथ की नरमी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के दस्ताने ने गोया मुतासिर किया था। बहरहाल दस्ताने पहनी हुई लड़की नुमा खातून पहली नज़र में दिल में उतर गई थी। घाट घाट का पानी पीने वाला मर्द पहली नज़र में औरत को जांच लेता है। घबराहट में पलकें झपकाती बार बार माँ की तरफ देखती। बावकार मलबूस बराए नाम मेकअप, एक दो बार आमिर की तरफ देखकर मुस्कुराई भी थी, ताकि आमिर को यकीन आ जाए कि वो बहुत खुद एतमाद है। हकीकत ये थी कि आमिर को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये खातून शादीशुदा ज़िंदगी गुजार चुकी हैं और 2-3 मरतबा माँ बनने के मराहल से भी गुजर चुकी हैं। एक्चुअली आंटी, मैं टाइम वेस्ट किए बगैर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अर्शिला से मिले बगैर ही इन्हें कबूल कर चुका हूँ। आमिर की आवाज़ बहुत भारी, जाजिब और मर्दानगी का मजहर थी। आमिर की बात सुनकर टूटू तो बस मुस्कुरा कर रह गई, मगर समीना और अर्शिला के लिए तो ये जुमला एक धमाका था। समीना खुशी और हैरत से साकत थी, तो अर्शिला हैरत की इंतहा पर, शक के दरिया में गोता जन हो चुकी थी। मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। टूटू और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। हम बहुत अरसा एक दूसरे के साथ रहे हैं। फिर ये पाकिस्तान में सेटल हो गई और मैं स्पेन चला गया, मगर हम फासलों के बावजूद बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहन भाई या कज़न भी हैं, मगर दोस्ती का कोई मोल नहीं। उसने अर्शिला की बात की। मैंने कहा ओके डन। अर्शिला तो ये सब सुनकर अच्छी खासी बदहवास हो चुकी थी। इसने सब कुछ बता दिया है आपको? आपने ऐसे कैसे डन कर दिया? अर्शिला के मुंह से घबराहट में सीधी सच्ची बात ही निकल सकती थी। अब समीना भी खासी उलझी उलझी नज़र आ रही थी, शक भरी नज़रों से देख रही थी। ओह यस, टूटू ने सब बताया है। शादी के वक्त आपकी उम्र 19 साल थी। आपका पहला बेबी प्री मेच्योर था, सेकंड एबॉर्ट हो गया था,
3rd बेबी पैदा होने के कुछ दिन तक जिंदा रहा। इसकी फिजिकल कंडीशन एब नॉर्मल थी। एक बेबी अडॉप्ट करने के बाद आपको डिवोर्स हो गई, आपकी शादी की डेट, आपकी एजुकेशन, टूटू ने सब बता दिया है। आमिर इतनी रवानी से बोला कि समीना ने सुकून की गहरी सांस ली और खुद को यूं हल्का फुल्का महसूस किया, गोया नरम परों के साथ बसीत फिजाओं में उड़ रही हों। अब उन्होंने नए सिरे से आमिर का सर से पांव तक जायज़ा लिया। निगाहें कह रही थी कि आमिर अब उनका असासा है। वो इस ख्याल पर मुस्तहकम थी कि हर वो शय जो उन्हें सहारा और कुव्वत देती है वो उनका असासा है। अर्शिला तो इतनी मबहूत थी कि बात करने के काबिल ही नहीं रही थी। देखो अर्शी, आमिर की तरफ से सब कुछ क्लियर है, अब तुम पर है। अगर तुम ओके करती हो तो फिर शादी में बिला वजह की देर नहीं होनी चाहिए। आमिर को वापस वाशिंगटन जाना है, तुम्हारे पास भी इंटरनेशनल पासपोर्ट है, तुम साथ जा सकती हो विजिट वीज़ा पर। बाकी प्रोसेस होता रहेगा, तुम आती जाती रहना। आंटी भी तुम्हारे साथ जा सकती हैं, वहाँ आंटी अपना मेडिकल चेकअप भी करा सकती हैं। आमिर तुम्हें फुल सपोर्ट करेगा। और जैन, अर्शिला ने हिचकिचाते हुए बच्चों की तरह पलकें झपकाईं और एक लम्हे के लिए माहौल पर सन्नाटा तारी हो गया। समीना ने किस्मसाकर पहलू बदला, आंचल ढलकाया, फिर कंधे पर जमाया। टूटू की हाजिर दिमागी भी वक्ती तौर पर मुतासिर हुई। समीना अपनी नागवारी छुपाने की खातिर अपनी छड़ी को फर्श पर टिकाकर घुमा रही थी। ओफो, जैन अपने घर में है, हम तो हनीमून पीरियड डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसकी एजुकेशन है, लिंक्स हैं। डोंट वरी, ये भी देख लेंगे, अभी सिर्फ शादी की बात हो रही है। टूटू ने सूरत हाल पर फ़ौरन ही काबू पा लिया था। क्या मैं इस वक्त जैन से मिल सकता हूँ? आमिर की तरफ से गैर मुतवक्का फरमाइश हुई थी। समीना और अर्शिला ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा था। इस वक्त पॉसिबल नहीं है आमिर, वो फ़िलहाल बेड रेस्ट पर है, उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। टूटू ने फिर मुश्किल आसान की, क्योंकि वो तो अर्शिला की शादी कराने की सिर्फ ख्वाहिशमंद ही नहीं थी, बाकायदा तुली हुई थी। प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दें प्लीज़, इसलिए कि मैं जैन को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई स्टेप नहीं ले सकती। इतनी देर में पहली बार अर्शिला ने बहुत मजबूती और एतमाद से बात की थी, और यह कुव्वत मोहब्बत की कुव्वत थी जो बिखरे हुए दरिया की तरह आगे बढ़ती है। समीना का तो हलक तक कड़वा हो गया था। गुस्सा दबाना एक मरहला बन रहा था। सीधी सीधी बात में कील कांटे फंसा दिए थे। यस ऑफ कोर्स, मैं अपनी हद तक फैसला कुन बात कर रहा हूँ अर्शिला, आप जितना टाइम लेना चाहती हैं लीजिए, ये आपका राइट है। आमिर ने बहुत बावकार अंदाज में अर्शिला को मुतमईन किया था। तुम बस यही किया करो, मैं तो खुश हो रही थी कि आज मैं एक्सपेक्टेड कपल के साथ डिनर करूँगी। टूटू ने मुँह बनाकर समीना की तरफ देखा, जो बहुत कोशिश करके खुद पर काबू पा रही थी। तुम्हें अपने ख्यालात बदलने की ज़रूरत नहीं है टूटू, मैं आमिर से मिलकर बहुत खुश हूँ और पुरसकून भी। समीना इसी तरह खुद पर काबू पा सकती थी कि अपनी तरफ से फैसला कुन ऐलान कर दें। टूटू खुशी से खिली पड़ रही थी। ये सुनकर आमिर आगे बढ़ा और समीना का हाथ एहतराम से अपने हाथ में लेकर हाथ की पुश्त पर नरमी से एक बोसा शब्द किया। थैंक यू वेरी मच आंटी। अर्शिला यूँ देख रही थी गोया उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा हो। आलीशान और आलीजा की मिन्नत के अंदाज में दरख्वास्त आई थी कि वो 15 मिनट पहले छुट्टी दे दें, उनके बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है, टाइम से पहुंचना है। पहले तो वासिफ कदरे मतजब्जब हुआ कि बच्चों ने बराह रास्त दरख्वास्त की थी, बजाय इसके कि दाऊद अलवी उससे फ़ोन पर रब्ता करते। मगर आज वैसे भी उसने सिर्फ पॉइंट्स लिखवाने थे। अगले हफ्ते के लिए नोट्स रात ईमेल के ज़रिए अरसाल कर दिए थे और 3 दिन का वक्त दिया था तैयारी के लिए, जैसे कि वो मामूल के अंदाज में करता था। नोट्स के बाद वो टेस्ट लेकर चेक करता था। बच्चों के ड्राइंग रूम से जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि उन मासूमों ने तो गोया आज उस पर एहसान ही किया था। किसी भी काम पर तवज्जो देर तक मबजूल नहीं हो पा रही थी। बार बार एक सरापा साए की तरह यहाँ वहाँ मुतहरिक दिखाई देता। शोर, सन्नाटा, सकूत, चीखो पुकार, रोशनी, तारीकी, पूरा चांद या मुकम्मल गिरहन, सवा नेज़े का सूरज या भादों की ना टलने वाली घटाएं, शहनाई, मातम, शर्फो नहस, जैसे बीमार की ज़ुबान जायके का एहसास खो देती है। इस वक्त कोई शय तकाबली एहसास नहीं दे सकती थी। एक सा वक्त, एक ही पहर, एक ही रंग, एक ही कैफियत, ना ख्याल की तब्दीली, ना तब्दीली की तमन्ना, खून पंप करता हुआ दिल, माजी और मुस्तकबिल के झगड़ों से आज़ाद दिमाग। आज उसने ज़िंदगी को बिल्कुल नए रूप में पाया था। माँ की दुआ लगी थी, अखाड़ पछाड़ तवानाई के ज़ियां से बच गया था। भारी फीस एडवांस की मद में ना ले चुका होता तो शायद एहसास ज़िम्मेदारी की जंजीर इतनी मजबूत ना होती, और आज की रात शायद साहिल किनारे बैठकर जाने कब तक लहरों का शोर सुनता, आते हुए बहरी जहाज़ों की टिमटिमाती रोशनियाँ देखता। मगर बगैर मेहनत काम से पहले ली गई एडवांस फीस, जिसमें से अच्छी खासी रकम वो कपड़ों की शॉपिंग पर खर्च भी कर चुका था। उसने अपनी दोनों रानों पर मजबूती से हाथ जमाकर उठने की कोशिश की थी कि तेज़ खुशबुओं की लपेटे ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। वासिफ यूँ चौंका गोया इससे पहले वो बेहोश था। बरकी सरत के साथ उसका जहन दाऊद अल्फी की बहन की तरफ ही जा सकता था। हालत गैर होने लगी। जी चाहा सर पर पाँव रखकर भाग जाए, और उसने ये किया भी। 2 लंबे डग भरे और दरवाजे तक जा पहुंचा। हैंडल पर हाथ धरा ही था
कि अकब से खुशबुओं ने उसके वजूद को घेरा और जकड़ा और साथ ही आवाज़ आई, हेलो टीचर, कहाँ चल दी है भाई? हैव अ सीट प्लीज़। उफ़, कितनी फारिग और फजूल ज़िंदगी थी। अब एकदम से इतना सारा काम मिल गया है। सदके ही जाऊँ सोहने रब के। हालत बेबसी में रब ही याद आता है। पलट कर देखना ऐसा ही था जैसे काफ के जंगल में मुड़कर देखना और पत्थर का बन जाना। बच्चे तैयार हो रहे हैं, मैंने सोचा कि कुछ देर तुमसे गपशप कर लेती हूँ। तुम्हारे बैकग्राउंड का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। दाऊद तो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करता, बस उसे तो हर वक्त मेरी मेडिसिन की फ़िक्र रहती है। मैं तो सारी मेडिसिन फ्लश कर देती हूँ। क्या पागल हूँ जो हर वक्त टैबलेट फाँकती रहूँ? मौसूफ़ा ने वासिफ़ के पलट कर देखने का भी इंतज़ार नहीं किया और शुरू हो गई, एक्चुअली मैम, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं, वरना मैं आपको ज़रूर टाइम देता। कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह। जहन्नुम में जाए कल, आज की अभी की बात किया करो मुझसे। अब बैठ जाओ आराम से। बैठने का हुक्म सादिर हुआ और वो भी आराम से बैठने का, मगर वो भी माँ का इकलौता लाडला बेटा था, तरन वाला नहीं था। एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मैं लेट हो रहा हूँ। इंशाल्लाह 5 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही घंटा ट्रैफिक में भी तो फंस जाते हैं। सिट डाउन प्लीज़। वासिफ़ की बात काट कर हुक्म जारी हुआ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, कल तक भूल जाऊंगी। मौसूफ़ा ने पुरज़ोर इसरार किया तो वासिफ़ को अंदाज़ा हुआ कि हाँ नहीं के चक्कर में वैसे भी वक्त ज़ाया हो रहा है, बेहतर है कि मोहतरमा को 5-10 मिनट देकर जान छुड़ाए। वो मौतबाना अंदाज में सर झुकाकर बैठ गया। मेरा नाम जानते हो? मोहतरमा मैरून शिफॉन की साड़ी में गज़ब ढा रही थी। वासिफ़ ने चौंक कर सर उठाया। उसे यकीन था कि नाम नहीं जानता। एक लम्हे को बस याद करने की कोशिश की थी कि पहली मुलाकात में मोहतरमा नाम बता तो नहीं बैठी थी और वो भूल गया हो, और कहीं भूलने की वजह से बेभाव की ना सुनने को मिले। जी मिसिज़, उसने ज़रा होशियारी से काम लेने की कोशिश की ताकि मोहतरमा आगे खुद ही अपना नाम बोल पड़ें, जैसे कि उनको बोलने की जल्दी होती है। मिसिज़, नॉट मिसिज़। मर गया वो जिसकी मैं मिसिज़ थी, और वो सब जो मुझसे शादी के ख्वाब देखें। मौसूफ़ा यकदम गरजने लगी। माहलका नाम है मेरा, और मेरे नाम का मतलब है चांद का टुकड़ा, मगर तुम मुझे मिस अलवी कह सकते हो। पहाड़ से चट्टानी पत्थर लुढ़कने लगे, दूर दूर तक धूल के बगोले उड़ने लगे, मनाजर ओझल होने लगे। 2 जवान बच्चों की माँ खुद को मिस कहलवाने पर मुसर थी। लेकिन मुझे आपको नाम से बुलाने की ज़रूरत ही क्या है? आपको मैम कहता हूँ, ये काफ़ी है। वासिफ़ ने दरवाजे की तरफ यूँ देखा जैसे स्प्रिंटर 1 2 3 सुनते ही पाँव के नीचे निशान को देखता है और सीटी की आवाज़ पर बगडट भागता है, और वो भी किसी सीटी की गैबी आवाज़ का मुंतज़िर था। शहाना और गुल्लो आपा कहती हैं कि दाऊद का घर मेरी वजह से ख़राब हुआ है, इसलिए अल्लाह ने मुझे सज़ा दी है जो वो दूसरी शादी इंजॉय कर रहा है। मेरी तरफ देखो, क्या मैं ऐसी लगती हूँ कि लोगों की तलाक़ें करवाती फिरूँ? आप दिल पर ना लें, लोगों का क्या है, लोग तो फजूल बातें करते रहते हैं। वासिफ़ की जानती थी भला के शहाना और गुल्लो आपा किस बरे-आज़म में पाई जाती हैं। उसी वक्त ड्राइंग रूम का दरवाज़ा झटके से खुला। घर की बूढ़ी पारसी मेड ने अंदर सर करके झांका। बाबा लोग तैयार है। वासिफ़ ने खुदा हाफिज़ बोलने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया, तीर की तरह दरवाजे की तरफ लपका। फुर्ती इस कमाल की थी कि माहलका बेगम फड़फड़ा कर रह गई थी, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त मेड की तरफ देखा उसी वक्त वासिफ़ ने दौड़ लगाई थी। माहलका कुछ कहने के लिए लफ्ज़ ही ढूंढती रह गई। बाइक को किक लगाते हुए भी अंदेशामंद था कि पीछे से आकर ना दबोच ले। मैरून साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज़, बड़ी बड़ी झुमकियाँ, 1 फुट लंबा मोतियों का हार, सर पर 1 किलो का मसनूई बालों का जूड़ा। बाइक चलाते हुए चारों तरफ बहरूप भरती कोई आसेबी मखलूक नज़र आ रही थी। माँ से बोलूँगा आज तो 2-3 सिपारे पढ़कर मुझ पर दम करें। दाऊद अलवी के घर से बाहर आते ही यूँ लगा गोया इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजरने के बाद नई ज़िंदगी मिली हो। मेडिसिन फ्लश कर दी जाएंगी तो फिर यही होगा। इस तरह के लोग घर में रखे जाते हैं, फिर इनवाइट भी किए जाते हैं। हैरानी का पारा चढ़ता ही जा रहा था। भाभी, शार्ट नोटिस पर आपका डिनर लाजवाब होता है। खाने की मेज़ से उठते हुए नईम कुरैशी ने सारा का मान बढ़ाया। ऐसा भी कुछ ख़ास एहतमाम नहीं हुआ, मगर आप दिल रखते हैं, बहुत शुक्रिया। मामा, क्या बोली आप? दिल कैसे रखते हैं? डाइनिंग से मुल्हिक लाउंज में 2 सीटर पर फरी अंसर के साथ बैठी हुई स्वीट डिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, जबकि अंसर आइसक्रीम खा रहा था। दोनों स्वीट लेकर लाउंज में जाकर बैठ गए थे। बीच में मत बोलो, तुम्हें ये काम नहीं आता, सारा ने हल्के फुल्के अंदाज में बेटी को जवाब दिया था, जिस पर सालार साहब और नईम कुरैशी हंस दिए थे, और अंसर ने मानी खैज़ अंदाज में फरी की तरफ देखा था। दिल कैसे रखते हैं ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। अंसर की आहिस्ता आवाज़ सरगोशी के मिसल थी। आपका तो रख लिया है संभाल कर, आप टेंशन ना लें। फरी ने भी दबी आवाज़ में बरजस्ता जवाब दिया था। दिल रखना मजाक नहीं होता, संभालना भी होता है। अंसर ने शरीर मुस्कुराहट के साथ छेड़छाड़ की। सिर्फ एक ही दिल संभालना है ना, काम ज़्यादा ना हो तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, डोंट बोदर, उसने जवाबन शरारत की। नईम कुरैशी और सालार साहब दोनों को खुशपाश बातों में मगन देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे।
और ड्राइंग रूम में कॉफ़ी टेबल पर बाकी की गपशप के इरादे से कदम बढ़ा दिए थे। अपने हिसाब से बच्चों को आपस में बातचीत का मौका भी दे रहे थे। तैयारी तो मुकम्मल है ना फरी? ऐन वक्त पर तो कुछ याद नहीं आएगा? अचानक अंसर के फितरी एहसास ज़िम्मेदारी ने फरी के बेपरवाह मिजाज की तरफ मतवज्जा किया। 100% और तैयारी भी ऐसी कि बस आप भी क्या याद करेंगे। फरी ने अल्फाज के साथ अंगूठे से परफेक्ट होने का इशारा भी किया था। इसी आन ऊपर से किसी शीशे के बर्तन टूटने का छनाका हुआ था। फरी और अंसर चौंक कर आवाज़ की सिमत देखने लगे थे। ओहो, लगता है शम्सा के हाथ से कोई ग्लास गिर गया। किचन की तरफ जाती हुई सारा ने गैर इरादी तौर पर यह अल्फाज अदा किए थे। शम्सा? अंसर ने फरी की तरफ देखा। मेरी फुप्पो हैं। फरी ने जाने क्यों नज़रें चुराई थीं। आपकी फुप्पो आई हुई हैं? अंसर ने अपना खाली बाउल टेबल पर रखकर टिश्यू पेपर खींचा। हमारे साथ ही रहती हैं शुरू से। फरी को ना बात बनाना आती थी ना झूठ बोलना। गुड, साथ रहती हैं तो हम लोगों से मिली क्यों नहीं? अंसर को कदरे उलझन सी हुई कि घर के एक फैमिली मेम्बर से अभी तक उनका तारुफ नहीं हुआ। एक्चुअली उनका अपना सेटअप है। मेरा ख्याल है अंकल को तो पता है अपने बेटे के साथ रहती हैं, लेकिन अब अपने घर में शिफ्ट हो रही हैं। शायद 1-2-3 दिन में शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। फरी, आपकी फुप्पो आपके साथ रहती हैं, फैमिली मेम्बर हैं, मुझे उनको सलाम तो करना चाहिए ना। अंसर को ससुरालियात की नई नई समझ आ रही थी। इखलाकियात के दौरे पड़ना फितरी अमल था। 1 मिनट, मामा से पूछ कर चलते हैं। फरी कतरे जज्बस नज़र आ रही थी। ऊपर ही तो जाना है, इसके लिए परमिशन चाहिए। अंसर ने लाउंज के एक सिरे से अतालवी तर्ज के जीने की तरफ देखा जो ग्राउंड को फर्स्ट फ्लोर से मिला रहा था। अंदाज में कदरे हैरत भी थी। ओके, चलते हैं 2 मिनट के लिए। फरी सोचे बगैर अब उठ खड़ी हुई। मामा, मैं अंसर के साथ फुप्पो के पास जा रही हूँ। उसकी आवाज़ इतनी वाज़ेह थी कि किचन में सारा के साथ साथ ड्राइंग रूम में कॉफ़ी का इंतज़ार करते सालार साहब ने भी सुनी। सारा मुतफक्किर हुई, फिर ये सोचकर पुरसकून हो गई कि इस वक्त वासिफ तो घर पर नहीं होता, शम्सा अकेली ही होगी। साथ ही ये भी सोच रही थी कि ज़रूर फरी ने अंसर को फुप्पो से मिलाने की पेशकश की होगी। मगर सालार साहब की सारी खुशगवारी हवा होने लगी थी। वो नईम कुरैशी से निगाह बचा रहे थे। ये अंसर को लेकर ऊपर क्यों जा रही है? सख्त कोफ्त ने आ घेरा था। शम्सा टूटे हुए ग्लास के टुकड़े समेट कर किचन के डस्टबिन में उलट रही थी। ब्रश और पेन हाथों में पकड़े पलटी तो महसूस हुआ कोई जीने से ऊपर आया है। नीचे तो मेहमानदारी हो रही है। काफ़ी देर से बातों, कहकहों और बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें सुन रही थीं। अभी सोच ही रही थी कि शायद वासिफ जल्दी आ गया है कि फरी सामने आ खड़ी हुई, खुशी बल्कि फरते मुसर्रत से टिमटिमाते हुए चेहरे के साथ। आज यकीनन मेरे सर की बलाओं ने दौड़ लगाई है। बाय द वे, क्या टूटा फुप्पो? घर की किसी नौकरानी से कभी कोई प्लेट टूटी थी तो उसने माँ से सुना था कि कोई बात नहीं, शीशे की शय टूटने से आई बला टलती है। खुशी के आलम में तो वैसे ही इंसान जज्बाती होकर कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है, सो फरी भी मजाक कर रही थी। अरे, ग्लास टूट गया। वो वासिफ जल्दी में किनारे पर ही टिका गया होगा। मैंने दुपट्टा पीछे किया तो नीचे आ गया। खैर, तुम खैरियत से आई? मेहमान चले गए? शम्सा ने मोहब्बत पाश नज़रों से फरी को सरतापा देखा। आपके घर ड्राइंग रूम में बैठे हैं। फरी ने मखसूस लाउबालीपन के अंदाज में यूं कहा जैसे कोई ख़ास बात ना हो, मगर शम्सा सुनकर बदहवास हो गई थी। मेहमान को लेकर आई है, वो भी ख़ास मेहमानों को, और खड़ी बातें बना रही है। घबराहट छुपाने के लिए अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। मारे एहतियात के मज़ीद कोई सवाल ना किया और किचन से बाहर आ गईं। बाहर आते ही नज़र अंसर पर पड़ी जो बैठने के बजाय अभी तक ड्राइंग रूम के दरवाजे में ही खड़ा था और चारों तरफ नज़रें दौड़ाकर जायज़ा ले रहा था। शम्सा और फरी पर नज़र पड़ते ही चौकस हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मौदबाना सलाम अर्ज़ किया गया। शम्सा तो शाइस्तगी से सलाम करने वाले अंसर को देखकर गोया निहाल ही हो गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। शम्सा इखलाकियात निभा रही थी मगर जहन कलाबाजियाँ खा रहा था। भाई ने कैसे दोनों को ऊपर आने की इजाज़त दे दी और मुझसे मिलने की ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई? वो जी आंटी, मुझे तो अभी अभी फरी ने बताया कि आप फरी के साथ रहती हैं और इतनी क्लोज़ रिलेशनशिप है, एक तरह से फैमिली मेम्बर हैं आप। मैंने फरी से कहा चलो फुप्पो को सलाम करते हैं। अंसर बहुत सादगी से बोल रहा था और शम्सा हैरत से सीधे साधे अमीरजादे को देख रही थी। बहुत शुक्रिया बेटा कि आप रिश्तों को इतनी अहमियत देते हैं। आपके ओबीडियंट बेटे की वजह से ये सीन हुआ। ग्लास टूटता ना अंसर को पता चलता। फरी आदत से मजबूर थी, जो वजह थी सीधे साधे तरीके से बयान कर दी, ये एहसास किए बगैर कि ये सब सुनकर शम्सा के क्या एहसासात होंगे। वो तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि फरी ख़ास लम्हात में फुप्पो को नहीं भूली और मंगेतर को मिलाने चली आई। हालांकि ग्लास टूटने से पहले मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए था, इसलिए कि आप फैमिली मेम्बर हैं। अंसर ने फरी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। वो असल में फुप्पो जॉब करती हैं ना, तो इनका बड़ा टाइट शेड्यूल होता है। इतने बजे खाना खाएंगी, इतने बजे नमाज़ पढ़ेंगी, इतने बजे सोने के लिए लेट जाएंगी, फिर पप्पो को तहज्जुद के लिए भी तो उठना होता है ना। फरी की ज़ुबान पटर पटर चल रही थी, अपनी दानिस्त में सफाई पेश कर रही थी। शेड्यूल सुनकर तो अंसर गोया अकीदत से दोहरा हो गया। उसके सामने एक इबादत गुजार खातून बैठी थी।
सॉरी आंटी, इसका मतलब है इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया है। बस मैं तो आपको सलाम करने के लिए आया था। चलो फरी चलते हैं। अंसर खासा शर्मिंदा नज़र आ रहा था। नहीं नहीं बेटा, मिलना मिलाना भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। शम्सा उठने लगी तो बराबर में बैठी हुई फरी ने फ़ौरन हाथ थाम लिया। रहने दे फूफो, खाना भी खा लिया है, स्वीट भी। कॉफ़ी के लिए अंसर ने मना कर दिया था कि आइसक्रीम के फ़ौरन बाद कॉफ़ी का मैच नहीं बनता। ये कहते हुए उसने अंसर को उठने का इशारा भी किया। अंसर फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर तो बैठो ना बेटा, फ्रूट चाट बनाई थी वो। उसी वक्त सारा की आवाज़ जीना फलांग कर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। फरी आ जाओ बेटा, पापा बुला रहे हैं। गालिबन वो जीने से लगकर सदा दे रही थी। ओके आंटी, नाइस टू मीट यू। इंशाल्लाह परसों निकाह सेरेमनी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अंसर ने दायां हाथ दिल पर रखकर सर को मुअद्दबाना अंदाज में खम दिया। शम्सा ने उसके सर पर हाथ रख दिया। परसों भतीजी का निकाह हो रहा है। खबर होने वाले दामाद से मिल रही है। एक आहे सर्द उभरने से पहले ही उन्होंने गम से लबालब भरे किसी निहा खाने में पोशीदा खजाने में जमा करा दी। फरी ने शम्सा के रुखसार पर बोसा दिया और मोरनी की चाल चलती आगे बढ़ गई। अंसर उससे पहले कदम बढ़ा चुका था। जो लम्हात फरी को ट्रे में सजाकर पेश किए जा रहे थे, उन्होंने छीन कर लेने की कोशिश की थी। अता होने और छीन लेने में इतना ही फ़र्क है जितना अंधेरे और उजाले में। मेरा ख्याल है हमें कोई बड़ी बड़ी तैयारियां नहीं करनी है। कल का दिन छोड़ देते हैं। परसों 4-5 क्लोज़ फ्रेंड्स को इनवाइट करके मगरिब तक निकाह कर देते हैं। समीना बोलते हुए टूटू और आमिर की तरफ ताईद तलब नज़रों से जायज़ा भी ले रही थी। अर्शिला की हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। दस्तानों में नमी महसूस होने लगी। वो बड़ी बेबसी से टूटू की तरफ देखने लगीं ताकि टूटू समीना को इस जल्दबाजी से रोके, मगर टूटू नज़र बचाकर तरह दे गई। वो तो खुश थी, मिशन 111 अपने अंजाम को पहुंच रहा है। वो मम्मी आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी में। अच्छा बस तुम रहने दो, आंटी हमेशा से डिसीजन मेकर रही हैं और तुम हर वक्त डबल माइंडेड रहती हो। टूटू ने अर्शिला को बोलने से रोक दिया। आंटी हमें कुछ देर के लिए आमिर और अर्शिला को अकेले में बातचीत का मौका देना चाहिए। अगर बातचीत के बाद आमिर मुतमईन होते हैं कि अर्शिला को कायल कर लिया है तो फिर आपकी तजवीज़ पर अमल होगा। ये बात टूटू ने फराटे की अंग्रेज़ी बोलते हुए की थी, क्योंकि वो कायल करने के लिए अच्छी उर्दू बोलने से कासिर थी। टूटू अर्शिला की दिलो जान से खैर ख्वाह थी, मगर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले एक इदारे को भी बैनुल अक़वामी सतह पर चला रही थी। अपनी फितरत से हटकर वो कोई कदम उठाने से पहले अपने दिल की आवाज़ सुनने की पक्की आदी हो चुकी थी। टूटू की बात सुनकर आमिर तो बहुत पुरसकून हुआ, मगर समीना की कुर्सी में अचानक कांटे उग आए। ना जाने अर्शिला कोई ऐसी बात कर जाए जिससे ये सारी मेहनत ही अकारत चली जाए। टूटू 1 मिनट मेरी बात सुनो, वो बेकरारी से कुछ कहने लगी। आंटी चलें हम लाउंज में बैठते हैं। टूटू समीना के तरद्दुद से बहुत कुछ समझ गई थी। उसने बोलने का मौका ही नहीं दिया और समीना का हाथ पकड़कर उठाने लगी। फरी तो ना समझ है, तुम तो ऊपर जाने से रोक सकती थी। सालार साहब ने देर से दबे हुए नागवारी के तासुरात मेहमानों के रुखसत होते ही जाहिर कर दिए। जैसे प्रेशर कुकर पर रखा हुआ वेट एक ख़ास नुक्ते पर पहुंचकर रक्स करने लगता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि अंदर प्रेशर सहने की गुंजाइश नहीं रही। खुशी के लम्हात में खूब किरकिरी हुई थी, इसलिए शामत तो सारा की आनी थी। सारा खुद भी अंसर के ऊपर जाने के हक़ में नहीं थी और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ वासिफ़ था। मुबादा ये दोनों ऊपर हों और वो अचानक आकर कुछ ओल फोल बोल दे। वो तो फ़ौरन ही उसे लेकर ऊपर चली गई। मेरी तरफ देखती तो मैं इशारे से मना कर देती, फिर आवाज़ देकर मैंने ही तो इसे वापस बुलाया था। सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब आप खामखा माहौल ख़राब ना करें। सारा भी चिड़चिड़ी होने लगी। घंटों से एक टांग पर दौड़ रही थी। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं जा रहे, चाबियां भी दे चुका हूँ। सालार साहब बड़बड़ाहट के अंदाज में बोलते हुए अपना सेल फ़ोन टेबल से उठाने के लिए आगे बढ़े। ये लोग नहीं हैं, कोई मसला नहीं। नईम भाई को सब पता है कि आप कितने बहन भाई हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ रही हैं। बात ख़त्म करें, चेंज करें और जाकर सो जाएं। सारा बोलती हुई क्रिस्टल का गुलदान एक साइड टेबल से उठाकर डाइनिंग टेबल पर रखने लगी, जो बर्तनों के रश की वजह से वक्ती तौर पर हटा दिया गया था। मुझे तो लगता है उसने जानबूझकर कुछ तोड़ा था, सालार साहब दबी आवाज़ में कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सारा ने फ़ौरन ताउज़ और लाहौल पड़ी। खून के रिश्तों में जज्बात मनफी हों या मस्बत, शिद्दत नुक्ता या रूज पर होती है। आमिर मगरबी माशरे का परवरदा था। रमज़ान, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के खसूसी अय्याम ने उसे हमेशा मुसलमान होने का एहसास दिलाया था। बाकी अंदाज़ वही थे जिसको दुनिया लिबरलिज़म कहती है। तन्हाई मिलते ही वो उठकर अर्शिला के पहलू में आ बैठा था। उसके अंदाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि अर्शिला उसकी मतवक्का बीवी थी और इस रिश्ते के दरमियान में सिर्फ एक दिन का पर्दा हायल था। उसने अर्शिला का हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों हाथों से दबाया। दस्तानों की बंदिश के बावजूद अर्शिला ने अपने वजूद में सनसनाहट महसूस की। आमिर किसी नदीदे हल्के मर्द की तरह अर्शिला की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नज़रें चमचमाती टाइलों पर थीं। अर्शिला आप बहुत लकी हैं, वेल विशर्स के दरमियान रहती हैं।
آپ بہت سادہ ہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی خود غرض پارٹنر کی صورت میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ میں مصنوعی مسکراہٹوں سے عاجز آ چکا ہوں۔ تنہائی اب مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ مجھے صرف اور صرف پارٹنرشپ کی ضرورت ہے۔ عامر کی بھاری آواز بہت آہستہ ہونے کی وجہ سے بہت متاثر کن ہو رہی تھی۔ ارشیلا نے مدتوں بعد ایک بھرپور مرد کی قربت کو محسوس کیا تھا۔ اندھیرے میں جلتی شمع کی طرح قطرہ قطرہ پگھلنے لگی۔ مجھے آپ کی دولت و اثاثوں سے بھی دلچسپی نہیں۔ آپ نکاح سے پہلے چاہے کسی ٹرسٹ کے نام لکھ دیں۔ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔ وہ بولتے بولتے رکا اور ایک نگاہ کی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، مگر مجھے تو ایک لمحے کے لیے نہیں لگا کہ ہم پہلی بار ملے ہیں۔ اب ارشیلا نے اتنی دیر میں پہلی بار قریب سے عامر کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیات کا جوہر جگمگا رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ عامر اچانک چونک کر دروازے کی سمت دیکھ رہا ہے۔ اس نے بھی اسی سمت میں دیکھا۔ سامنے زین کھڑا تھا۔ زین کی آنکھوں کی تحریر ارشیلا پڑھ سکتی تھی۔ مہمان صرف اس کا دیکھنا ملاحظہ کر سکتا تھا۔ عامر نے زین کی طرف دیکھنے کے بعد ارشیلا کی طرف دیکھا تھا۔ ارشیلا کے تاثرات معنی خیز تھے، مگر ایسے معنی جو کسی نئی زبان کو سیکھنے کے بعد کچھ سمجھ آتے ہوں۔ آؤ زین، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ مہمان سے نہیں ملو گے؟ ارشیلا نے خفت مٹانے کی کوشش میں آخر کچھ تو بولنا ہی تھا۔ زین نے پھر باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور ارشیلا پر ایک جتانے والی نظر دوڑا کر واپس پلٹ گیا۔ ارشیلا پر تو گویا گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ ساتھ ہی یہ خوف لاحق ہوا کہ سمینا کو اس کے برے سلوک کی بھنک بھی پڑ گئی تو سمجھو کئی دن کے راشن پانی کا بندوبست ہو گیا۔ ایکچولی ایکسیڈنٹ کے بعد سے ابھی تک سنبھلا نہیں۔ ارشیلا نے پہلے کھنگار کر گلا صاف کیا، یعنی عامر کی طرف توجہ کا رخ موڑا تھا۔ ہاں، ٹوٹو نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اچانک اس کو ایک نئی پرابلم شروع ہو گئی ہے۔ وہ بول نہیں پا رہا، منہ سے آواز نہیں نکل رہی۔ عامر نے تو گویا گرداب میں چکراتی ارشیلا کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ ارشیلا کی جان میں جان آئی اور ٹوٹو پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ عموماً باتونی لوگ بات چیت میں مبالغہ کر جاتے ہیں، مگر ٹوٹو تو ایسی خاص مٹی سے بنی تھی کہ نشانہ سیدھا رکھتی تھی، فائر خطا نہیں ہوتا تھا۔ شاید وہ باتونی نہیں تھی، ایک ساتھ کئی کام شیڈول کرنے کی وجہ سے عجلت میں ہوتی تھی۔ تاثر یہ ملتا تھا کہ اسے بولنے کا بہت شوق ہے، جبکہ اسے کیس نمٹانے کی جلدی ہوتی تھی۔ شاید آپ نے اسے ہمارے آنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اس وجہ سے وہ سرپرائزڈ نظر آ رہا تھا۔ عامر نے دوبارہ ارشیلا کا دستانے میں چھپا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، مگر اس مرتبہ ارشیلا نے بہت آہستگی اور نرمی سے ہاتھ چھڑا لیا تھا اور یوں دستانہ اوپر کھینچنے لگی جیسے اسی مقصد کے لیے ہاتھ چھڑایا ہو، جبکہ اب احتیاط انتہا کی تھی۔ میں نکاح کے بعد آپ کے ہاتھ دیکھنا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہوں گے۔ ابھی آپ گلوز نہیں اتاریں۔ عامر کی خوش گمانی تھی کہ شاید ارشیلا ہاتھ دستانوں سے آزاد کر رہی ہے۔ ارشیلا کے سکون میں خاطر خواہ اضافہ ہو چلا تھا۔ بات خود بخود بنتی جا رہی تھی، مگر مہمانداری تو نبھ رہی تھی۔ آگے زین کے ساتھ معاملات سلجھانا کام لگ رہا تھا۔ عامر کے سیل پر کوئی کال آ رہی تھی، وہ سیل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ خاندانی رکھ رکھاؤ والا بچہ ہے، فری کو لے کر سلام کرنے آ گیا۔ لاڈ پیار نعمتوں آسائشوں میں پلنے والے بچے تو بس کر دیں ماں، وہ کتنا گریٹ ہے، کتنا چیپ ہے، مجھے کیوں سنا رہی ہیں؟ واصف نے شمسا کو ٹوک دیا۔ انجانے میں ماں نے اس کے کھانے میں زہر گھول دیا تھا۔ اس نے نوالا توڑتے توڑتے رک کر شمسا کو مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ شمسا نے چونک کر واصف کی طرف دیکھا۔ لہجے میں ایسا کچھ نیا تھا جس کا تجربہ وہ پہلی بار کر رہی تھی۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم محبت کے ساتھ نکالے جا رہے ہیں۔ جو ہم سے جان چھڑا رہے ہیں، ہمیں واقعی ان کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ یہاں سے نکل کر ہمارا کوئی واسطہ تعلق یہاں کے لوگوں سے نہیں رہے گا۔ اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو پتھر کے بن جائیں گے۔ واصف نے مزید کہا، گویا شمسا کی خاموشی اسے دل کی بات کہنے کا راستہ دے رہی تھی۔ شمسا ٹکر ٹکر اس کی طرف تکنے لگی۔ ناخن سے بھی کبھی ماس جدا ہوا ہے؟ سگا بھائی ہے، زندگی ہی میں کیسے چھوڑ دوں گی؟ شمسا نے گہری سانس لے کر تخت سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک وقت تھا ناخن اور ماس جدا ہو چکے تھے، اب پتہ نہیں اصل مہربانی کس کی تھی کہ جادو کے زور سے سرجری ہوئی اور ناخن اور ماس پھر جڑ گئے۔ واصف نے پانی کا گلاس اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر جما کر فرش کی طرف گھورنے لگا۔ یہ جملہ تازیانہ بھی تھا اور تانا بھی۔ شمسا کا دل گویا کسی نے مٹھی میں دبوچ کر زور سے دبایا۔ نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہیں۔ جب تم بھلانے کو تیار نہیں ہو تو دنیا سے کیا امید باندھو؟ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ میں زندہ باپ کا یتیم بیٹا ہوں، یہ کوئی بھولنے والی بات ہے ماں؟ شمسا کے سامنے خاموشی کے سوا کوئی راہ نجات نہ تھی۔ ایک خاص عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، ایک طلسمی دنیا ہوتی ہے، وقتی نشہ ہوتا ہے جس کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ وہ اس عہد سے گزر آئی تھیں۔ ندامت کے بوجھ نے پرلطف یادداشتیں پاتال میں دفن کر دی تھیں۔ دن رات بس قرض اتارنے کی مشقت تھی، ورنہ وہ شاید واصف کی موجودہ کیفیت کا ادراک کرنے کی اہل ہوتی کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے دل کی کرچیاں بھی سمیٹ رہا ہے۔
اس کی अनाता उसे दौड़ाई जा रही थी कि चंद दिनों की बात है, वो मामू पर साबित करेगा कि वो कितना कामयाब है। और कामयाबी अल्फाज से ज़ाहिर नहीं होती। कामयाबी इंसान के ताम झाम दुनिया को बता देते हैं कि उसने ज़िंदगी के आला म्यार तक रसाई हासिल कर ली है। उसके बाद वो बिगड़े हुओं की इस्लाह का मिशन अपने सर लेगा, किसी को गलत फैसले करके ज़िंदगी अजीरन बनाने से रोकेगा ताकि तारीख़ खुद को ना दोहराए। मगर लोगों को तो खलाई शटल में बैठकर चांद तक पहुंचने की बहुत जल्दी थी, और इस वक्त भी वो उसी हालत यकीन की कैफियत में था कि दौलत की बुनियाद पर बड़ी जल्दी में फ़ैसले हुए हैं। उसने खाना ख़त्म किया और बर्तन उठाकर किचन काउंटर पर रख दिए। शमसा उसकी तरफ से पुश्त किए खड़ी थी। दोनों खामोश थे, ख्यालात की गिरफ्त में थे, मगर दोनों के ख्यालात में हज़ारों नूरी सालों का फासला था। मैंने आज तक ऐसा सीन नहीं देखा, आउटडोर ना इनडोर, एक अननोन पर्सन के साथ। जैन औंधा बिस्तर पर पड़ा था और अर्शिला उसके सर पर खड़ी उसका टाइप किया मैसेज पढ़ रही थी। वो अननोन पर्सन नहीं है जैन, मम्मी उसके साथ मेरी शादी करना चाहती हैं। वो बहुत डिसेंट बंदा है, बहुत रियलिस्टिक। उसने तुम्हें भी बहुत खुशी से कबूल किया है। अर्शिला की यह ख़ास कमज़ोरी थी कि वो ज़्यादा वक्त एसाबी दबाव का बोझ नहीं उठा सकती थी। दिल की बात यूँ कह जाती थी जैसे बिखरा हुआ दरिया बंद तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। नए ख्वाब उन्हें तवानाई दे रहे थे, पुराने हादसों पर मिट्टी पड़ रही थी और ये नई कशमकश शुरू हो गई थी। जैन ने अब भी पलटकर उनकी तरफ रुख नहीं किया, उसी तरह पड़े पड़े मैसेज टाइप करने लगा। नोटिफिकेशन टोन पर अर्शिला ने मैसेज खोला। शादी आपने करनी है या नानो ने? आपकी शादी का फ़ैसला करने वाली वो कौन होती हैं? ये तो टोटल पर्सनल मैटर होता है। आप चाहती हैं तो वो अलग बात है। अर्शिला ने मैसेज पढ़कर जैन की पुश्त की तरफ देखा। हाँ, मैं चाहती हूँ। मुझे आज पहले से ज़्यादा सिंसियर पार्टनरशिप की ज़रूरत है, और मैं इसलिए इस प्रपोज़ल को सीरियस ले रही हूँ कि आमिर मेरे साथ साथ तुम्हें खुशी से ऑन कर रहे हैं। अब वो बोलते हुए बेड पर इस अंदाज में बैठी गोया थक गई हों, खड़ा होना मुहाल हो, क्योंकि अभी उन्हें जैन के जवाब का इंतज़ार करना था, जो इस वक्त अर्शिला की शक्ल से भी बेजार महसूस हो रहा था और पहलू बदलने पर भी तैयार ना था। टोन सुनते ही अर्शिला ने जल्दी से मैसेज देखा। उन्हें जवाब देखकर हैरत का झटका लगा था, क्योंकि जैन ने 10 मरतबा सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे, गुड लक गुड लक। अर्शिला ने आहिस्तगी से अपना हाथ जैन के शाने पर रख दिया। आंखों में नमी उतरने लगी। मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बगैर नहीं देखती जैन, तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। जो कुछ भी है वो तुम्हारे बाद है, तुम्हारा किसी से मुकाबला नहीं है। वो भराई हुई आवाज़ में शायद मज़ीद कुछ कहती कि बंद दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक हुई। यस। अर्शिला ने पलटकर बंद दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला और मारिया अंदर दाखिल हुई। मैम, समीना मैम आपको बुला रही हैं। मारिया ने सोचती हुई नज़रों से माहौल का जायज़ा लेते हुए पैगाम पहुँचाया। ओके। अर्शिला उठ खड़ी हुई और एक निगाह जैन पर डाली। वो साबका अंदाज में ही लेटा हुआ था। मारिया की आमद व पैगाम से उसकी हालत में कोई तगय्युर वाक़या नहीं हुआ था। मारिया पैगाम पहुंचाकर फ़ौरन ही उल्टे पांव वापस चल पड़ी थी। अर्शिला कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलटी तो मारिया के जीना उतरने की आहटें माहौल में सुनाई दे रही थी। वो बोझल दिल के साथ जीने की तरफ बढ़ने लगी। पहाड़ों के उस पार किसी काफ के घने जंगल में एक त्यों की कैद में सिसकती शहज़ादी, एक छोटे से सब्ज़ परिंदे के रूप में, सर में गड़ी एक कील निकलने के इंतज़ार में, हर सुबह नए सूरज को निकलता देखती थी। रात गई, रोशन दिन निकला। शायद कि शाम का भटका कोई शहज़ादा उसकी ओर आता हो, शायद कि परिंदा का सब्ज़ रंग उसको भाता हो, शायद कि इस राह से गुज़र कर कोई रास्ता उसकी मंजिल को जाता हो, शायद कि वो उसे पा जाए, हाथों के प्याले में लेकर सहलाए, सर में गड़ी कील का भेद पा जाए। दिल का कांटा हो कि सर में गड़ी कील, खिलता गुलाब हो या जोहड़ में पड़ा कमल नील, एक आस की डोर से बंधे रहते हैं और इसी को जीवन भोगना कहते हैं। रात 3 बजे के लगभग शमसा की नींद टूटी थी। नींद के खुमार के साथ ही दिल पर कुछ दबाव सा महसूस हुआ था, जैसे किसी ने सिरहाने खड़े होकर जगाया हो। मामूल था कि वो 4 बजे से कुछ पहले खुद ब खुद उठ जाती थी। वो बेचैन सी होकर उठ बैठी तो वासिफ के कमरे के बंद दरवाजे के नीचे से तेज़ रोशनी झांकती दिखाई पड़ी। ये अभी तक जाग रहा है। नींद का खुमार बेफैज़ हल्के बादल की तरह उड़ गया। अब तकरीबन 15-20 मिनट से वो दम बखुद कैफियत में बैठी थी। क्यों जाग रहा है? अभी तो सेमेस्टर शुरू होने में भी काफ़ी वक्त है। वो इस बेचैनी से हवास पाख्ता थीं जिसकी तवानाई ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया था, और हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि दरवाजे तक जाएं, जागने का सबब पूछें। इसी आन वासिफ झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आया था, मगर शमसा को जागता पाकर लम्हे भर के लिए सटपटा गया। आप तो बड़ी गहरी नींद सो रही थी माँ, ऐसे क्यों बैठी हैं? वो फ़िक्रमंद नज़र आने लगा। तुम क्यों जाग रहे हो? सुबह जाना नहीं है? शमसा ने दबी आवाज़ में पूछा था।
وہ مجھے ضروری نوٹس بنانا تھے۔ عالیجا اور عالیشان کے ٹیسٹ شروع ہونے والے ہیں۔ اب وہاں ایک نہیں دو میرا حساب کتاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے ڈسپینسر کی طرف بڑھا، جس سے گمان ہوا کہ وہ پانی پینے کمرے سے باہر آیا ہو۔ دو شمسا کو سمجھ نہ آئی تو متفکر ہونے لگیں۔ جی، بچوں کی والدہ محترمہ، میٹرک میں بھی یقیناً کمپارٹمنٹ آئی ہوگی، باتیں ایسی کرتی ہیں جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلر ہوں۔ یہ کہہ کر واصف گلاس میں پانی بھرنے لگا۔ بری بات ہے، پتہ نہیں بیچاری کیا کچھ بھگتا کر بیٹھی ہو۔ بھائی کے در پر پڑے رہنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ شمسا کے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا تھا۔ واصف نے پلٹ کر دیکھا، ایک تلخ مسکراہٹ ابھرتے ہی معدوم ہو گئی۔ شمسا لاجواب سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں، پھر پاؤں سلیپر میں پھنسا کر تخت چھوڑ دیا۔ یہ اتنی تیز لائٹ کیوں جلائی ہوئی ہے؟ کیا ٹیبل لیمپ خراب ہے؟ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے واصف کے کمرے کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ وہ پانی پی کر وضو کرنے کی نیت سے آگے بڑھی تھیں، مگر ان کی نظر کمپیوٹر کے مانیٹر پر پڑی تو وہاں کوئی ایکشن مووی کا سین رکا ہوا تھا۔ ایک اداکار نے مقابل کھڑے کردار کی پیشانی پر پستول ٹکایا ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت و بربریت تھی۔ شمسا نے پلٹ کر واصف کی طرف دیکھا جو تخت کے کنارے پر ٹکا پانی پی رہا تھا۔ کہ تم نوٹس بنا رہے تھے؟ صحیح بتاؤ، کیوں جاگ رہے ہو؟ واصف نے شرمندہ ہونے کے بجائے گلاس ہونٹوں سے الگ کر کے گہری سانس لی۔ مجھے خود نہیں پتا، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ واصف نے شمسا کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ وہ میرے بیٹے کے قابل نہیں تھی۔ اچھا ہوا اس پر کسی کا دل آ گیا۔ بازو کا زخم تو برداشت کر لیا میں نے، دل کا زخم برداشت نہیں ہونا تھا۔ وہ میرا خون سہی، مگر میرا بیٹا میری کل کمائی ہے۔ درد کی شدت سے بے اختیار ہو کر وہ واصف کے سامنے آشکار ہونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ واصف کو حیرت کا جھٹکا بڑی شدت سے لگا تھا، دم بخود رہ گیا تھا۔ ماں، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ ناک سے نہیں کھاتی، سب کی طرح منہ سے کھاتی ہوں۔ مجھے گہری نیند سے جگایا ہے تم نے، شمسا کی آواز بڑبڑاہٹ کی طرح محسوس ہوئی۔ ماں، میں نے جگایا ہے آپ کو؟ حیرت سے واصف پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ اتنا وزن ڈالا تم نے میرے دل پر، جان بچانے کے لیے جاگنا پڑا مجھے۔ شمسا کی آواز پر آنسو غالب آنے لگے۔ پہلی بار واصف کو لگا، بلکہ یقین ہوا کہ ماں جب چاہے اولاد کو لاجواب کر سکتی ہے۔ وہ سر جھکا کر کمرے میں چلا گیا اور تیز روشنی گل کر کے اندھیرا ہی کر دیا، مگر دروازہ بند نہیں کیا۔ شمسا کو بہت سارا پانی پینے کی خواہش تھی۔ وہ اسٹول پر بیٹھ کر گلاس بھرنے لگیں۔ اب گہرے سناٹے میں ماں بیٹا پوری قوت سے ہم کلام تھے، الفاظ و آواز سے ماورا، توجہ کے مطالبے سے بے نیاز۔